बच्चों लास्ट क्लास में हमने बहुत ही एक्सटेंसिव रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे ताकि फ्रॉड के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें और असेस कर सकें, ठीक है। और फ्रॉड के ऊपर जो हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करा था और असेस करा था, तो या तो वो एफएस लेवल का होगा या एजर्शन लेवल का होगा। यहाँ पे आज की क्लास में हमने ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ने हैं कि इस रिस्क के अगेंस्ट मुझे क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत है। प्यारे बच्चों देखें, रिस्क मेरे पास दो लेवल पे थे, एक एफएस लेवल पे था और एफएस लेवल पे एक रिस्क एमओसी का था। ये वो प्रोसीजर्स हैं, इन दो एरियाज के प्रोसीजर हमारे सिलेबस का पार्ट है जिसको आईकैप ने कवर किया हुआ है। देखें, अगर रिस्क आपका एफएस लेवल का है तो एफएस लेवल का रिस्क का मतलब है पूरे एफएस में फैला हुआ है, पूरे एफएस में फैला हुआ है, सही है। तो यहाँ जो प्रोसीजर्स भी आपको बताए गए हैं आइजा ने, वो बहुत ही ऐसे प्रोसीजर है जो कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही कवर कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, पहला प्रोसीजर, असाइन एंड सुपरवाइज पर्सनल हैविंग नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी, सही है। आपने ऐसे इंडिविजुअल्स को असाइन करना है जिनके पास नॉलेज हो, एबिलिटी और स्किल्स हो फ्रॉड डिटेक्शन की, ठीक है। तो अगर पूरे एफएस लेवल का रिस्क है, वो कहीं भी रिस्क हो सकता है, तो जो आप एंगेजमेंट टीम भेजेंगे उनके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि वो फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकें। प्यारे बच्चों, सही है। अगर एफएस लेवल का मसला है तो इसका मतलब है आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आपने सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अप्रोप्रिएट है या नहीं। और तीसरी चीज़ है, incorporate the element of unpredictability in the selection of nature, timing and extent of audit procedures। अब ये तीन प्रोसीजर्स हैं, इनको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रहा था और वहाँ पे नैब एफआईए के कुछ केसेस वगैरह आ गए थे, सही है। और नैब एफआईए ने कुछ डायरेक्टर्स वगैरह के ऊपर भी केस कर दिए थे, कंपनी के ऊपर भी केस कर दिए थे। अब जब ऐसी कंपनी थी और मैं ऑडिट एंड एश्योरेंस सेक्शन में था, तो जब हमने कहा कि यार एफएस लेवल फ्रॉड का रिस्क है, तो इसका मतलब है सर, मैंने क्या करा, जो हमारी ऑडिट, जो हमारे फर्म का फ्रॉड डिपार्टमेंट था, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट था, अपनी इंगेजमेंट टीम में मैंने उनके पार्टनर और उनके डायरेक्टर और उनकी टीम को भी इंक्लूड कर लिया। क्यों इंक्लूड करा? बिकॉज इनके पास एक स्किल्स होती हैं फ्रॉड को डिटेक्ट करने की, सही। उनका काम ही ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैस्कॉल था, हैस्कॉल का आप सबको पता है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। जब बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ तो अगले साल जब ऑडिटर गया होगा ऑडिट करने के लिए, तो उसने लाजमी अपनी टीम में एक फ्रॉड स्पेशलिस्ट को भी इंक्लूड किया होगा। सेकंड प्रोसीजर वो कहता है सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कॉलमेट एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के ज़माने में हुआ करती थी। फर्गसन उनका ऑडिटर था और बहुत सालों से ऑडिट कर रहा था। और कॉलमेट यूके के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रही थी। जब यूके के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रही थी तो जाहिर सी बात है वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज की कुछ रिक्वायरमेंट थी कि जी प्रॉफिट इतना होना चाहिए, रेवेन्यूज इतने होने चाहिए, नेट एसेट्स, बिकॉज ये तो पाकिस्तान में ऑपरेशन है तो पीकेआर थे, पीकेआर को जब आप पाउंड में कन्वर्ट करें तो पाउंड में तो वैल्यूज और कम हो जाती हैं। तो ये अच्छा, पीडब्ल्यूसी ने क्या करा, जब फॉर एग्जांपल कि अगर ये उनको लिस्ट होना है तो उसका मतलब है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसेट्स को दिखाने की कोशिश करेंगे। अब पीडब्ल्यूसी जब ऑडिट कर रहा था तो पीडब्ल्यूसी ने एक चीज़ नोट करी, पीडब्ल्यूसी ने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करा। और अकाउंटिंग पॉलिसी में उन्होंने कहा कि यार अगर उसको अपनी पूरी पीनल को छेड़ना है ना, अच्छा करना है, तो वो रेवेन्यू में जाएगी। तो रेवेन्यू की अकाउंटिंग पॉलिसी को थोड़ा सा और इवैल्यूएट करते हैं। उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी को इवैल्यूएट करा और उन्होंने कहा कि जी उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी, उस ज़माने में उस वक्त IFRS 15 नहीं होता था, अकाउंटिंग पॉलिसी ये है कि जी अगर मेरे वेयर हाउस से माल चला गया, कार्ड्स वगैरह बनाते थे ये लोग, अगर मेरे वेयर हाउस से कार्ड्स निकल गया और मैंने सामने डिस्पैच कर दिया, मैं रेवेन्यू इमीडिएट बेसिस पे रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। ये कॉलमेट की अकाउंटिंग पॉलिसी थी। उसको थोड़ा सा और स्क्रूटनाइज किया तो पता चला एक अच्छा खासा चंक ऑफ रेवेन्यू, अच्छा खासा रेवेन्यू कॉलमेट ने एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, वो अपना ही उनका डिस्ट्रीब्यूटर था। सारे कार्ड्स जो उनके वेयर हाउस में पड़े थे वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा दिए, डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस में रख दिए और कंपनी ने एक एक्सेसिव रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ फर्गसन ने उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी को एवेल्युएट करा, उनको बोला कि नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर जब तक आगे अल्टीमेट कस्टमर को सेल नहीं कर देता तब तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बिकॉज आपके एग्रीमेंट में या एग्रीमेंट में इस तरह की बातें लिखी हुई है। तो अगर एफएस लेवल का रिस्क है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को एवेल्युएट करें। तीसरी चीज़, इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इसकी मैं 2-3 एग्जाम्पल बड़ी ज़बरदस्त देता हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त फ्रॉड हुआ था कंपनी की इन्वेंट्री में। कंपनी के पास लेट से एक ऑयल एंड गैस कंपनी थी, उनके पास 100 लीटर का लेट से पेट्रोल
इन्वेंट्री में आ रहा था। मैं समझाने के लिए आपको 100 लीटर बता रहा हूँ, सही है। 100 लीटर का पेट्रोल इन्वेंट्री में आ रहा था। जब ये 100 लीटर का पेट्रोल इन्वेंट्री में आ रहा था, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 लीटर्स ऑफ इन्वेंट्री दिखाए थे। सर एक्चुअल में जो इन्वेंट्री थी वो लेट से 35 थी, 35 लीटर थे। 35 लीटर की इन्वेंट्री एक्चुअल में थी, लेकिन उनको क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाना था, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाने से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाती है, जीपी मार्जिन वगैरह अच्छे हो जाते हैं, सही है। तो एक्चुअल में 35 लीटर थे, दिखाया हुआ एफएस में 100 लीटर थे। अच्छा, अब उनको डर क्या लग रहा है? उनको डर ये लग रहा है कि ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर कहेगा मुझे 100 लीटर पेट्रोल के दिखाओ। मैं कैसे दिखाऊंगा, मेरे पास तो 35 लीटर है। उन्होंने करा क्या, उन्होंने 3, चूँकि पेट्रोल एक टैंकर्स में होता है, बाउजर्स में होता है, तो 3 बाउजर्स उन्होंने रखे, सही है, कि जी हमारा पेट्रोल यहाँ पे स्टॉक हुआ हुआ है। 3 बाउजर्स रखे, 3 टैंकर्स रखे। पहले टैंकर पे ऑडिटर को लेके गए, ऑडिटर ने वो एक स्केल वगैरह डाली, निप करा, फिर उसके बाउजर की लेंथ और ब्रेथ देखी, और फिर उसके बेसिस पे फॉर्मूला लगाया। उसने कहा हाँ जी 35 लीटर पड़ा हुआ है इस वाले बाउजर में, या इस वाले कंटेनर में, या इस वाले टैंकर में, ठीक है। जैसे ही ऑडिटर को दूसरे बाउजर के पास या दूसरे टैंकर के पास या दूसरे कंटेनर के पास लेके जाया जा रहा था, तो ये दोनों बाउजर, अच्छा अब सुनिएगा, जैसे ही ऑडिटर दूसरे कंटेनर और टर्मिनल पहुंचा, तो सर आपको लग रहा होगा कि सर वहाँ तो पेट्रोल होगा ही नहीं, बिकॉज 35 लीटर ही था एक्चुअल में, और 35 लीटर तो पहले टैंकर में काउंट कर लिया। दूसरे में जब गया, दूसरे में भी डिप करा, सब कुछ किया, दूसरे में भी 35 लीटर था। उसके बाद ऑडिटर तीसरे वाले में गया, सही है, तीसरे वाले तक जब पहुंचा और तीसरे वाले को काउंट करा, तो तीसरे वाले में भी 30-35 लीटर मौजूद था, मतलब 105 लीटर मौजूद थे। प्यारे बच्चों, 35 लीटर का पेट्रोल कंपनी ने किस तरीके से उसको 100 लीटर दिखा दिया और ऑडिटर से वेरीफाई करवा दिया। बच्चों, इन तीनों बाउजर्स के बीच में एक पाइपलाइन थी, जहां ऑडिटर ने पहले कंटेनर को या टर्मिनल को काउंट किया था, फौरन से जैसे वो काउंट करके उतरा, फौरन से वो पाइपलाइन ओपन कर दी गई थी, और वो सारा पेट्रोल जो पहले उसमें पड़ा हुआ था वो सारा का सारा शिफ्ट हो गया था दूसरे वाले बाउजर में। जब ऑडिटर दूसरे बाउजर में पहुंचा, वहाँ पे चढ़ा, कंटेनर को देखा, टर्मिनल को देखा, टैंकर को देखा, बाउजर को देखा, तो वो सारा का सारा पेट्रोल उस वक्त तक वहाँ पे आ चुका था। जैसे ही दूसरे से उतरा, तीसरे तरफ जाने लगा, पाइपलाइन वापस ओपन करी, और सारी की सारी चीज़ इस तरीके से कंपनी ने एक फ्रॉड किया था और अपने ओवरस्टॉक किया था, ऑडिटर ने काउंट कर लिया था, सही है। यहाँ आइजा आपसे कहता है कि आपने एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करना है। सर उसने कैसे ये इसने प्लान बनाया? उसने प्लान इसलिए बिकॉज उसने आपके प्रोसीजर को प्रिडिक्ट किया हुआ था। उसको पता था कि एक ही ऑडिटर आता है, पहला बाउजर में जाता है, फिर दूसरे बाउजर में जाता है, फिर तीसरे बाउजर में जाता है, सही है। उसने आपके प्रोसीजर्स को प्रिडिक्ट किया हुआ था। उसको रेवेन्यू में फ्रॉड करना है, उसको किसी कस्टमर में सेल्स बढ़ानी है, किसी सप्लायर में मसला करना है, उसको पता है कि मैं इन कस्टमर और सप्लायर्स में करूंगा। ऑडिटर ने आज तक कभी इन कस्टमर और सप्लायर को सेलेक्ट नहीं किया, सही है। तो मैं यहाँ पे, तो आपके जो प्रोसीजर्स को वो प्रिडिक्ट करता है, उसके अंदर आपने इनकॉर्पोरेट करनी है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती, आप 3 ऑडिटर लेके जाते हैं और 3 ऑडिटर पहले दूसरे तीसरे बाउजर में एक ही वक्त में होता और वो कहता कि जी अब मुझे काउंट करो, सही है। दैट कुड बी द एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक कंपनी की आती है, एक कंपनी किस तरीके से फ्रॉड करती है। सेम एग्जांपल है कि उसके पास 100 क्वांटिटीज है इन्वेंट्री की, लेट्स से उनके पास एक्चुअल क्वांटिटी 35 है और इन्वेंट्री एफएस में दिखाई गई 100 क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। उसको पता है कि ऑडिटर मुझसे पूछता है कि क्या कहते हैं, मैं ये 4 वेयर हाउस सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। वो करता क्या है, उन 4 वेयर हाउस में सारी इन्वेंट्री अपनी डाल के रख देता है, और ऑडिटर जब वहां पे काउंट करता है, ऑडिटर कहता है हाँ जी इन्वेंट्री दिख रही है, एक्जिस्टेंस है, कंप्लीटनेस है, सब कुछ जबरदस्त है, सही है। यहाँ पे जब उसने ये फ्रॉड कैसे कर लिया, बिकॉज उसको पता है कि ऑडिटर पहले मुझसे पूछता है, मुझे कहता है कि मैं 10 में से 4 वेयर हाउस सेलेक्ट करूंगा, तो वो सारी की सारी इन्वेंट्री उन 4 वेयर हाउस में रख देता है, सही है। और 35 के 35 इन्वेंट्री 4 वेयर हाउस में रख दी, और उसने कहा कि भाई इस 4 वेयर हाउस में 35 है, आप काउंट कर लो। वो ऑडिटर 4 में 35 काउंट करता है, कहता है हाँ 35 है, तो इसका मतलब बकिया 6 में भी 65 होंगी, ऑडिटर साइन कर देता है। ये सैंपलिंग होती है। एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे प्यारे बच्चों? ऑडिटर कहेगा जी मैं आपको वेयर हाउस नहीं बता रहा, मैं अपने ईयर एंड पे मैं किसी भी वेयर हाउस में चला जाऊंगा, आप अपनी टीम को बस रेडी रखिएगा, सही है। अब अगर आप ये इनकॉर्पोरेट करेंगे प्यारे बच्चों, तो अब मैनेजमेंट ऑब्वियसली बात है, अगर कोई फ्रॉड हुआ भी होगा उसको बड़े आराम से आप डिटेक्ट कर लेंगे प्यारे बच्चों, सही है। तो ये एफएस लेवल के प्रोसीजर है। एमओसी अगली चीज आपसे कहते हैं कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल पे भी आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है? टेस्ट। देखिए कंट्रोल ओवरराइड होते कैसे थे, याद करें उसको, रिकॉल करें प्यारे बच्चों। कंट्रोल ओवरराइड होते कैसे? बाय रिकॉर्डिंग द फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज। तो मेरा ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? मैं उन जर्नल एंट्रीज को टेस्ट कर लूंगा प्यारे बच्चों। कंपनी कैसे कंट्रोल को ओवरराइड कर रही थी? वो जर्नल एंट्रीज की वो एस्टिमेट्स के एजम्पशंस को चेंज कर रही थी। तो मैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू करूंगा कि कहीं उसमें बाइसनेस तो नहीं है। बाइसनेस का मतलब कि 5% होना चाहिए, मैनेजमेंट ने चेंज करके 2.5% करा, तो इसलिए तो नहीं करा कि उसको प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है। तो मैं अकाउंटिंग एस्टिमेट
ऑडिट्स को रिव्यू करूंगा। तीसरी चीज, कंपनी किस तरीके से मैनेजमेंट ऑफ राइट ऑफ कंट्रोल करती थी, कंपनी मैनेजमेंट ऑफ राइट ऑफ कंट्रोल करती थी बाय एंगेज इन अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, तो मैं उस ट्रांजैक्शन के बिजनेस रैशनल को इवेल्युएट करूंगा कि कहीं वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास ये 6 प्रोसीजर्स हैं जो कि मुझे आयजा ने बताए हैं। 3 एफएस लेवल के हैं, 3 एमओसी के हैं। अगर पेपर में आए फ्रॉड के अगेंस्ट मुझे प्रोसीजर बता दो तो मैं ये 6 के 6 लिख सकता हूं। अगर वो मुझसे कहे एमओसी के अगेंस्ट प्रोसीजर बता दो और 6 नंबर का सवाल आ जाए तो मैं एफएस लेवल के भी 3 प्रोसीजर लिख सकता हूं, बिकॉज वो भी एमओसी भी एफएस लेवल का रिस्क है। तो ऑडिट प्रोसीजर में हमारे पास सिर्फ 6 प्रोसीजर्स हैं जो कि मैंने फ्रॉड के रिस्क आइडेंटिफाई करे हैं उसके अगेंस्ट परफॉर्म करता हूं। थैंक यू सो मच।